नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आकाशीय बिजली के बारे में। आकाशीय बिजली आपने बचपन से कई बार आकाश से बिजली गिरते हुए देखी होगी। इस बिजली के ऊपर कुछ राज्यों की तरफ से मांग आ रही है कि इसे प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए। तो आपको लग रहा होगा क्या ये अभी तक आपदा नहीं थी और राज्यों को इतना क्यों इंटरेस्ट आ रहा है कि इसको एक नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा के तौर पर बनाने की मांग की जा रही है। तो आज का जो विषय है इसी के बारे में है। इसके साथ साथ इस पर यूपीएससी कई बार प्रश्न पूछ चुका है, तो हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को भी समझेंगे कि भाई जो बिजली होती है, ये आकाशीय बिजली होती है जिसको लाइटनिंग कहा जाता है, ये कैसे निर्माण हो जाता है इतने आकाश में, और आकाश में अगर बिजली बन सकती है इतनी ज़्यादा अमाउंट की, तो क्या वो धरती पे नहीं बन सकती, और धरती पर इतना ज़्यादा बिजली का संकट क्यों है। तो इन सारी चीज़ों को हम जोड़ते हुए समझेंगे। इसमें कुछ आपके जो विद्युत प्रणाली है उससे जुड़े हुए भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बिजलियों के प्रकार क्या होते हैं, बादलों के अंतर्गत क्या गतिविधियां होती हैं जिनके कारण इनका उत्पादन होता है, इन सारी चीज़ों पर नज़र डालेंगे। तो शुरू करेंगे हमारा सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं आकाशीय बिजली के बारे में। तो यहाँ पर आपको बिजली जो दिख रही है वो घरों में आने वाली बिजली नहीं है, आकाश से गिरने वाली बिजली है। तो यहाँ पर आकाशीय बिजली के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे ही जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है जिसको लाइटनिंग भी कहा जाता है। इंग्लिश में ये वर्ड चलता है इसके लिए लाइटनिंग। तो लाइटनिंग के ऊपर हम बात करेंगे, और इसको जो है आपदा घोषित करने की मांग कौन कर रहे हैं, तो राज्य कर रहे हैं, केंद्र नहीं कर रहा है। तो केंद्र क्यों नहीं कर रहा है इसके बारे में भी समझेंगे, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो इसके बारे में हर एस्पेक्ट को देखेंगे। तो आखिरी तक लेक्चर आप जरूर देखेंगे। इसके अलावा यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है, बैच नंबर 2 11 मार्च से स्टार्ट हो गया है। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं और उसकी अंतिम तिथि जो है वो 20 मार्च है। तो 20 मार्च तक आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। शाम 6 बजे वाला जो है बैच है, शाम को 6 बजे से आपको क्लासेस मिलती हैं, लगभग 3 घंटे की क्लासेस आपको लाइव मिलती हैं। इसके अलावा CSET और करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं। मेंटोरशिप मिलती है आपको, इसमें हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं और क्रक्स वगैरह मिलता है। इसके अलावा ज्ञानवाणी सेशन भी इसके अंतर्गत है। तो बैच 2 के अंतर्गत भी वो सारे फीचर्स हैं जो बैच 1 में है। तो हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो आपको क्या करना है, तो स्टडी IQ की IAS की ऐप पर जा सकते हैं या फिर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पर आप कोड यूज़ करेंगे मनीष लाइव, तो आपको यही कोर्स 18,999 का मिलेगा, जो सबसे न्यूनतम प्राइस है। तो जल्दी से जाकर इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या कहीं पर भी आपको समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिक रिलेटेड भी कोई इश्यूज़ हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी तरह की इस लेक्चर की PDF भी आप टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। अब देखा जाए तो भाई क्या कर रहे हैं, कुछ भारतीय राज्यों ने हाल ही में क्या मांग की है कि भाई जो आकाशीय बिजली है, लाइटनिंग की बात कर रहे हैं, उसको प्राकृतिक आपदा माना जाए। मतलब कि भाई इसको एक नेचुरल डिसास्टर के तौर पर जो है सरकार घोषित कर दे। अब ऐसी मांग क्यों कर रहा है राज्य, और कई राज्य हैं इसमें आगे। उड़ीसा में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी ये मांग काफ़ी उठ रही है। तो कई राज्य इसमें आगे आए हुए हैं। तो इन भारतीय राज्यों में बहुत सारे राज्यों के नाम है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो कई राज्यों ने इसकी मांग की हुई है। तो क्यों मांग कर रहे हैं ये सारे राज्य, उसको आज हम समझने वाले हैं। तो भाई ये तो मांग की गई है, अब ये मांग क्यों है, क्योंकि ये कुछ डेटा आया है, उस डेटा के अनुसार बताया गया है, जिसमें बताया गया कि 1972 से लेकर 2019 के बीच में बिजली गिरने से भारत में 90,632 मौतें हुई हैं। तो आपको लग रहा होगा कि भाई इतनी मौतें क्या बिजली गिरने से हो जाती हैं, तो बिल्कुल हो जाती हैं। और जो हाल ही आंकड़ा है वो ये बता रहा है IMD का कि लगभग एक बार बिजली गिरने पर भारत के अंतर्गत देखा जाए तो महीने भर में 2,500 मौतें देखने मिलती हैं। अब 1972 से 2019 के बीच में देखिए 90,000, लगभग 1 लाख लोग किससे मर रहे हैं, सिर्फ बिजली गिरने से। मतलब उनको ना कोई तरह की बीमारी थी, ना किसी तरह से कोई और आपदा के कारण उनकी मृत्यु हुई, उनकी बिजली गिरने के कारण मृत्यु हुई है 90,632 लोग। अब ऐसे लोगों के साथ संकट क्या है कि भाई राज्यों को उनको कई तरह से वित्त पोषित करना होता है। तो उसी से जुड़ा हुआ पूरा मुद्दा है। मतलब यहाँ पर फाइनेंस का मामला है। राज्यों की मांग इसलिए है क्योंकि बहुत सारा फंड कहाँ से आता है, केंद्र की तरफ से आता है। जब भी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो उसमें राज्य अपनी तरफ से फंड देता है, इमरजेंसी फंड से प्रयोग करता है पैसा। लेकिन जो बिजली है, आकाशीय बिजली है, उसके अंतर्गत राज्य लाभ नहीं ले पाता है। इसलिए राज्यों की तरफ से मांग की जा रही है, क्योंकि डेटा भी इस तरह से बता रहा है कि भाई अगर आप इस डेटा को देखें, 1 लाख लोग मर गए 1972 से 2019 में। इसके अलावा द एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2021 इसकी रिपोर्ट के अनुसार बात करते हैं तो ये इसकी पुष्टि करती है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग 40.4%
मौतें बिजली गिरने के कारण हुई हैं। मतलब जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उनमें लगभग कई तरह से बाढ़ आ जाती है, कहीं ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं पर आपका भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड देखिए उत्तराखंड में कई बार हुआ है। तो ये जो चीज़ें, कहीं बादल फट जाते हैं, तो ये जो डेटा बता रहा है द एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट को हमने यहाँ पे लिया है, वो बता रही है कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, मतलब अगर 100 मौतें हो रही हैं तो उसमें 40 लोग, अगर 100 लोग मरे होंगे तो 40 लोग जो प्राकृतिक आपदाओं में वो बिजली गिरने से मरे हैं। तो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा है। अब राज्यों को इससे काफ़ी नुकसान होता है, उसी की हम बात कर रहे हैं और इसीलिए ये सारी मांग उठ रही है। इसके अलावा बिजली गिरने से कृषि, उड़यन, बिजली संचार क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इन सारे क्षेत्रों को इससे ग्रसित होना पड़ता है, इससे प्रभावित होना पड़ता है और उनका जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। अब मान लिया जाए कहीं बिजली गिरी, किसान की फसल खराब हो गई, कहीं बिजली गिरी, गाड़ियों की हालत खराब हो गई, कई घर उजड़ जाते हैं, कई लोगों के परिवार उजड़ जाते हैं और साथ साथ संचार जो क्षेत्र होते हैं, मतलब आपका कम्युनिकेशन, कहीं टावर लगा है वो टावर खराब हो गया, कई तरह की इंडस्ट्रीज़ पे ये बिजली गिरी तो उनको नुकसान हो जाता है। तो ये सारी घटनाएं इससे ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन राज्य क्यों मांग कर रहे हैं? लोगों को मांग करनी चाहिए, लेकिन राज्य की मांग इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें तो वर्तमान जो मानदंड के अनुसार कहीं चक्रवात आ जाए, साइक्लोन आ जाए, सूखा पड़ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, भूस्खलन हो जाए, हिमस्खलन हो जाए, बादल फट जाए या कीटों का हमला हो जाए या पाला या शीतलहर को आपदा माना जाता है। और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, जिसको स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड कहा जाता है, एसडीआरएफ से पैसा दिया जाता है। अब एसडीआरएफ का जो पैसा होता है उसके तहत कवर किए जाते हैं, जिसमें लगभग केंद्र द्वारा 75% दिया जाता है। मान लिया जाए सरकार ने बोला कि हम 1 लाख रुपए राहत राशि देंगे इस व्यक्ति को, तो राज्य ने घोषणा तो कर दी, लेकिन राज्य को क्या करना पड़ता है? उस राज्य को सिर्फ 25,000 रुपए देने होंगे, बाकी 75,000 केंद्र सरकार की तरफ से आएंगे, क्योंकि वो फंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है इन सारी चीजों में। अब आकाशीय बिजली में क्या है? अगर सरकार ने घोषणा करी है कि भाई किसी पीड़ित को हम 1 लाख रुपए देंगे, तो पूरा का पूरा किसकी जेब से जाएगा? राज्य सरकार की जेब से जाएगा। मतलब जेब तो किसी सरकार की नहीं होती है, टैक्स पेयर्स की मनी सरकार मैनेज कर रही होती है, तो उनको वहां से देना होता है। अब राज्य सरकारों को कहीं ना कहीं इस तरह का फंड देना पड़ता है, तो उनकी बाकी योजनाओं में गड़बड़ी होती है। तो इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि भाई आकाशीय बिजली को, लाइटनिंग को क्या कर दिया जाए, एक प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया जाए, तो फिर आगे चलकर जो ये 75% हमें केंद्र से मदद मिल जाती है। जैसे उड़ीसा के अंतर्गत ये सबसे ज्यादा घटनाएं देखी गई, तो उड़ीसा ने भी मांग करी कि भाई हमें अपने फंड से पैसा देना पड़ता है, तो केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं इससे मदद हो जाएगी। तो ये 75% वाला जो फॉर्मूला है वो इस पर भी लागू हो जाएगा, जो अभी किस पर लागू नहीं होता। तो एक तरीके से आकाशीय बिजली प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इनके फंड के अनुसार अभी उसके अंतर्गत नहीं है। अभी जो वर्तमान मानदंड है उसमें कहीं चक्रवात, साइक्लोन आ जाए, सूखा पड़ जाए, जैसे लातूर वाला क्षेत्र है या महाराष्ट्र और कर्नाटक के पास धारवाड़ वाला क्षेत्र जो क्षेत्र है, वहाँ पर कई बार इस तरह के जो मुआवजे दिए जाते हैं। कहीं भूकंप आया, जैसे आप देखेंगे तो हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में कई बार भूकंप आते रहते हैं। इसके अलावा आग, जैसे कच्छ का भूकंप आपने सुना है, कहीं आग लग जाना, बाढ़ आ जाना, सुनामी, ओलावृष्टि, ये सारी चीज़ों में सरकार आगे खड़ी होती है। लेकिन आकाशीय बिजली में ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए ये चीज़ होती है। अब आपने कई बार आकाशीय बिजली गिरती हुई देखी होगी। अब हम समझते हैं कि भाई ये बिजली एक्चुअल में क्या होती है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो तो कहीं से पावर प्लांट में बनती है, कहीं के कोयले के जलने से बनती है, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होते, कहीं डैम के पानी को टरबाइन घुमाकर बनाई जाती है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो नाभिकीय ऊर्जा बनाई जाती है, कहीं यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर सौर ऊर्जा से बनाई जाती है, पवन ऊर्जा से बनाई जाती है। लेकिन ये कहाँ बन रही है? तो ये तो आसमान में बन रही है, बादलों के पास बन रही है। तो भाई ये बिजली असल में क्या है? तो आकाशीय बिजली का भी कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, और भाई इनके भी कुछ प्रकार होते हैं, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इनके 3 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए बिजली तूफानी बादलों। अब होता क्या है कि अगर हम देखें तो पृथ्वी है, अब जो बादल बने हैं वो कैसे बने हैं? तो पृथ्वी से जो भी भाप निकली है, वो भाप जब ऊपर जाती है तो आपको पता है कि भाई जो धरती पर जो सामान्य तापमान होता है उससे जैसे जैसे आप ऊपर जाने लगते हैं, तो ऊपर जाने पे क्या होता है, हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है, और ऊपर जाएंगे तो 6.5। मान लिया जाए जमीन पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, तो भाई 1 किलोमीटर बाद 40 नहीं रहेगा, लगभग 33 हो जाएगा। फिर 1 किलोमीटर ऊपर गए तो आपका और कम हो जाएगा, लगभग 26 के आसपास पहुंच जाएगा, और ऊपर गए तो 20 के आसपास। तो ऐसे हर 1-1 किलोमीटर ऊपर बढ़ने पर इस दर से
जो है तापमान में गिरावट आती है। इसलिए आप देखेंगे पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी होती है क्योंकि वहां तापमान कम होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये भाप जैसे जैसे ऊपर जाती है तो एक स्टेज पर लगभग जहां पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक आगे पहुंच जाता है, तो यही भाप जो स्टीम होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो बर्फ वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है। तो बादलों के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं। अब इन्हीं बर्फ के जो मतलब बड़े बड़े बादल होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे होते हैं, तो इनके अंतर्गत क्या आ जाता है, तो इन्हीं के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में आवेश होता है, मतलब चार्ज होते हैं। इन जैसे आपने देखा होगा बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि स्केल को सर से रब किया होगा, मतलब अपने बालों से स्केल लिया होगा प्लास्टिक का और उसको काफी रगड़ा होगा, फिर पेपर के टुकड़े लिए होंगे, उनको पास रखा होगा तो चिपक गया होगा। क्यों चिपक जाता था? क्योंकि आपने एक नियम पढ़ा था जिसमें था कि भाई जो सामान्य आवेश होता है वो प्रतिकर्षण करते हैं और जो अलग अलग तरह के आवेश होते हैं वो आपके आकर्षण करते हैं। मतलब जो चार्ज होता है सेम चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट में भी होता है। तो आवेश का भी यही प्रकार है। और जब आवेश बहता है मतलब जब फ्लो होता है चार्ज का तो उसको करंट कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी की तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा करंट भी इसी तरह से चलता है। जैसे आपने बैटरी की बात करी होगी, तो भाई एक बैटरी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं और हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर घूमता है। आप देखेंगे किसी भी सर्किट के अंतर्गत, जैसे आपने कई बार देखा हो कि भाई दो सेल होते हैं, अब दोनों सेल के बीच में से कहीं पर भी इस सर्किट को अगर आप बीच से तोड़ देंगे तो आपका कोई बल्ब जल रहा है या कोई भी तरह का एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वो नहीं काम करता है। तो इसमें जो है आपकी सबसे मौलिक इकाई जो होती है वो आवेश होती है, चार्ज जिसको कहा जाता है। तो भाई आवेश बादलों के अंतर्गत भी देखने मिलते हैं। किसी क्षेत्र पर पॉजिटिव चार्ज जमता है, कहीं नेगेटिव बनता है, उसके कारण आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है। और आकाशीय बिजली भी अलग अलग तरीके से जमीन पर आती है, कुछ जमीन पर नहीं भी आ पाती है, कुछ बादलों के अंतर्गत ही। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में ये बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जब बिजली जो है वो तूफानी बादलों और जमीन के बीच असंतुलन के कारण होने वाला एक विद्युत निर्वहन है। अब देखिए क्यों होता है, वो बिजली नीचे ही क्यों आ रही है, वो बिजली ऊपर ही क्यों नहीं रह जा रही है। तो भाई ऐसा देखा गया कि भाई जो आकाशीय बिजली होती है वो 3 तरह से होती है। कुछ होती है जो क्लाउड टू क्लाउड ही चली जाती है, मतलब बादलों के बीच में ही रह जाती है। कुछ क्लाउड से एयर में आती है, मतलब हवा में आती है, जमीन पर नहीं पहुंच पाती। और कुछ सीधे नीचे आ जाती है। तो 3 प्रकार हो सकते हैं इसके, आगे भी मैं इनको समझा दूंगा। तो अब देखिए होता क्या है कि जो आकाश की बिजली है ऊपर से गिरकर नीचे क्यों आ रही है, तो आप बोलेंगे भाई गुरुत्वाकर्षण के कारण होता होगा ऐसा। तो भाई बिजली के साथ ऐसा नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो मान लिया जाए आपके घर में आपने पंखा चलाया होगा, अब पंखे का स्विच तो नीचे होता है, अब पंखा होता है ऊपर, तो इस हिसाब से तो भाई करंट को ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। आप तो कहेंगे भाई गुरुत्वाकर्षण के कारण करंट तो नीचे आ जाए, पंखा तो ऐसे कभी चल ही नहीं पाएगा। तो भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम बिजली के यंत्रों पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि वहां पर जो नियम है, जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं कि भाई जो बैटरी है इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक धनात्मक इसका टर्मिनल होता है, एक ऋणात्मक होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही क्यों जाता है? क्योंकि भाई जो पॉजिटिव होता है वहां पर जैसे 5 वोल्ट की बैटरी होगी तो जो पॉजिटिव होगा वहां होगा 5 वोल्ट और यहां होगा 0 वोल्ट। तो बेसिकली ये उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर बढ़ता है। जैसे आपके घरों में बिजली आ रही है तो बिजली का जो स्विच है वहां तक 230 वोल्ट आ रहा है, पंखे पे है 0 जब तक पंखा बंद है। जैसे ही आपने चालू किया तो भाई आपका जो हाई पोटेंशियल रीजन है, मतलब आपके जो घरों में स्विच है वहां पर 230 वोल्ट आ रहा है। अब 230 वोल्ट का मतलब है कि यहां पर कैसा है, तो उच्च आपका इसी को वोल्टेज कह सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। जो यहां पर वोल्टेज है वो आपका सबसे ज्यादा है, लेकिन पंखे तक कितना है? 0 है। तो इसलिए जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो ये आपका उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की तरफ जाता है और इसलिए आपका पंखा चल जाता है। तो ऐसे ही बताया जाता है अर्थ को। अर्थ जो है पृथ्वी, आपने कई बार घरों में सुना होगा अर्थिंग का वायर होता है। तो पृथ्वी को इतना बताया जाता है कि भाई पृथ्वी जो है आसानी से सारे बिजली को अंतर्गत ग्रहण कर सकती है। आपने देखा होगा कई बार आपको करंट लगता है, तो करंट अगर आपने बीच में चप्पल पहनी हुई है, प्लास्टिक की चप्पल पहनी हुई है, तो आपको करंट नहीं लगेगा क्योंकि आप सर्किट क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। मतलब धरती जो है वो ग्राउंड बताई जाती है और ये कितना भी पोटेंशियल को ग्रहण कर सकती है। तो आप अगर जमीन पे खड़े हैं
प्लास्टिक की चप्पल पहनकर खड़े हैं या किसी ऐसी चीज पे खड़े हैं जो आपको इस धरती से टच ना कराए, तो क्या होगा, आपका करंट पूरा का पूरा पृथ्वी पे नहीं जा पाएगा, आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सीधे के सीधे ऐसे नंगे पांव खड़े हुए हैं तो आपको बहुत तेजी से झटका लगेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा करंट जो बिजली है वो धरती की तरफ जा रही है। इसलिए अर्थिंग का वायर भी लगाया जाता है, क्योंकि अर्थ पूरा करंट सोख सकती है। तो देखिए वही फिनोमेना है कि भाई बिजली तूफानी बादलों और जमीन के बीच जो असंतुलन होने के कारण वाला एक विद्युत निर्वहन है। निर्वहन मतलब बिजली ऊपर से नीचे आ रही है, और या स्वयं बादलों के भीतर जहां ज्यादातर बिजली गिरती है, तो बादलों के बीच में भी गिरती है, बादलों से नीचे आकर जमीन पर भी गिर जाती है, कई बार हवा में ही आकर खत्म भी हो जाती है। इस तरह की घटनाएं भी देखने मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तूफान के दौरान ज्यादातर आपने देखा होगा जब बारिश आ रही होती है, तूफान हो रहे होते हैं, तब ये घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो तूफानी बादलों के अंदर बारिश, बर्फ या बर्फ के कणों में जो टकराने से तूफानी बादलों और जमीन के बीच असंतुलन बढ़ जाता है, और अक्सर तूफानी बादलों की निचली पहुंच को नकारात्मक रूप से चार्ज कर देता है। मतलब जो बादल है, इस बादल के ऊपरी हिस्से पे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है यहां पर, और इसका जो निचला हिस्सा है यहाँ नेगेटिव हो जाता है। तो भाई इनके बीच में जब टकराहट होती है, या कोई एक बादल है जिसके ऊपर नेगेटिव हो गया है, तो ये आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद यहां पर बिजली गड़गड़ाती है और नीचे की तरफ आती है, तो उसकी चमक भी, लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलता है। लेकिन आपको लाइट पहले नजर आती है, साउंड बाद में आता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो प्रकाश की चाल होती है वो ध्वनि की चाल से तेज होती है, इसलिए आपको प्रकाश पहले नजर आ जाता है, ध्वनि उसकी थोड़ी देर बाद सुनाई देती है, क्योंकि दोनों की गति में अंतर होता है। तो ये असंतुलन के कारण, एक डिस्टरबेंस के कारण होता है पूल ऑफ चार्जेस, मतलब एक पूल, बहुत सारा ग्रुप बन जाता है आवेश का, और उनके टकराने से ये घटना वहां पर देखने मिलती है। मैं इसका प्रक्रिया भी बताऊंगा कि कैसे ये पूरा का पूरा काम करता है। तो जमीन पर मौजूद वस्तुएं, अगर आपका जमीन के ऊपर कोई पेड़ लगा है, कोई बिल्डिंग लगी है, तो उस पर पहले आ जाती है कि भाई कोई मीनार है, कोई पेड़ है, स्वयं पृथ्वी है, सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाते हैं और एक असंतुलन पैदा करते हैं, जिससे प्रकृति दो आवेशों के बीच करंट को प्रवाहित करके उपाय करना चाहती है। तो जैसे कि आपका सर्किट में करंट फ्लो होता है, वैसे ही पृथ्वी के अंतर्गत भी करंट फ्लो होता है, जो ऊपर से नीचे आ जाता है, तो बिजली इस तरीके से गिरती है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहां पर बीचों बीच आप देखें तो भाई जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो बादल आपको देखने मिलते हैं। तो भाई जो आपके ये घटना ज्यादातर ऐसे बादलों में होती है जिनके अंतर्गत बहुत ज्यादा बर्फ होती है या क्रिस्टल बने होते हैं बर्फ के, उनके बीच में टकराहट होती है। मतलब जो मेघ वाले बादल होते हैं, जो आपको काले काले से बादल होते हैं, उनके अंतर्गत बहुत ज्यादा पानी से सिंचित होते हैं, उनके अंतर्गत ये घटना देखने मिलती है। तो भाई ये बादल जब भी टकराते हैं तो इस तरीके से बिजली को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत क्या हो जाता है, ये आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा, नेगेटिव दिख रहा होगा, तो ये दूसरे बादलों को जब अपनी तरफ आते हैं तो ये टकराने के बाद इस तरह की घटना होती है। तो तीन प्रकार की बिजली यहां से उत्पन्न हो सकती है। भाई बिजली के प्रकार अगर आपसे कोई पूछ ले तो भाई बिजली के तीन प्रकार हो सकते हैं, जो आपके आपस में बादलों के बीच में ही हो जाए, तो बादलों के बीच में एक बिजली हो सकती है, मतलब जिसको कहा जा सकता है क्लाउड टू क्लाउड, ये शब्द चलता है क्लाउड टू क्लाउड या सीसी, मतलब ये एक शब्द चलता है सीसी, मतलब क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, मतलब इसको सीसी कह दिया जाता है। हिंदी में आप इसको बादलों के बीच में इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई कई बिजली होती हैं जो बादलों के बीच के में ही चल रही होती हैं, विद इन द क्लाउड्स जिसको बोल सकते हैं। दूसरा आपका एक प्रकार हो सकता है जो आपका क्लाउड टू एयर होता है, मतलब ये आपका बादल से हवा, मतलब आपका वायुमंडल में तो आता है लेकिन आपका स्थल मंडल तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब ये आपका बादलों से तो निकलेगा लेकिन इतना तीव्र नहीं होगा कि धरती तक पहुंच पाए। और एक जो होता है सीजी होता है, क्लाउड टू ग्राउंड, मतलब बादल से जमीन तक पहुंच जाता है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, आपका बिजली के प्रकार होते हैं। तो ये तीन तरह के बिजली के प्रकार आपको देखने मिलते हैं। अब इनकी प्रक्रिया क्या होती है ये समझ लीजिए कि भाई आकाशीय बिजली की प्रक्रिया क्या है।
तो भाई आकाशीय बिजली कहां से आ रही है? नीचे से तो आ नहीं रही है, ऊपर से आ रही है। तो आकाशीय बिजली जो है ऊपर और नीचे के बादलों के मध्य विद्युत आवेशों में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। कि भाई किसी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अंतर है, तो भाई जब अंतर होगा तो वो अपने अंतर्गत क्या होगा, आप यहां पर देखने मिलता है कि भाई इसके अंतर्गत ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। कौन सी ऊर्जा? तो जब किसी चीज में भी आपका गति होगी तो गति होने के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा का मतलब तो काइनेटिक एनर्जी। जब कोई चीज स्थितिक अवस्था में होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जब गति करने लगते हैं तो उसके अंतर्गत गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जो आकाशीय बिजली का एक विशाल प्रवाह प्रदर्शित करती है। होता कैसे? तो देखिए, जल जो होता है, जो आपका पानी था वो धीरे धीरे स्टीम में, भाप में एवापोरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ और ऊपर चला गया। अब धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा तो पृथ्वी का तापमान कम होता जाएगा और ऊपर जाने के बाद वही चीज बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। तो जल वाष्प के संगठित होने पर बादल का निर्माण होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये ऊष्मा पानी के अणुओं को तब तक ऊपर धकेलती रहती है जब तक कि वे बर्फ के क्रिस्टल नहीं बन जाते। और जब ये बर्फ के क्रिस्टल के मध्य टकराव होता है तो इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप एक श्रृंखला प्रतिक्रिया निर्मित होती है। कई तरह के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्री मूव होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, जैसे मैंने स्केल वाला एग्जाम्पल दिया था बचपन में, वो सिल्क के कपड़े वाला भी एग्जाम्पल आपने एबोनाइट रॉड वाला पढ़ा होगा। तो भाई ये श्रृंखला प्रतिक्रिया निर्मित होती है जो बादल के शीर्ष धनात्मक आवेश, मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, और मध्य परत में ऋणात्मक आवेश का निर्माण करती हैं। और इन दोनों के अंतर्गत जब चार्ज में अंतर होता है तो कई तरह का परिवर्तन होता है। तूफान ऑलरेडी हो रहा होता है, तो जब आवेश में अंतर काफी अधिक हो जाता है तो परतों के मध्य बिजली का एक विशाल प्रवाह दिखाई देता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है एवं वायु स्तंभ का विस्तार होता है और गड़गड़ाहट पैदा करने वाली तरंगें निर्मित होती हैं। तो इससे ध्वनि भी निकलती है, इससे प्रकाश भी निकलता है जो धरती की ओर जाता हुआ नजर आता है। कुछ इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो ऐसी घटनाएं आपको अमूमन मानसूनी जब जलवायु रहती है हमारी, जब मानसून आया रहता है तब ये चीज़ें हमको ज़्यादा देखने मिलती हैं। जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो जलवायु विज्ञान विभाग है हमारा, वो भी खबरें देता है कि लगभग हम देख रहे हैं कि भाई 2,500 लोग जो है एक मानसूनी सीज़न में मर जाते हैं अगर किसी जगह पे बिजली गिरी है। और ये आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपकी इस तरह की घटनाओं से लोग अभी इतने जागरूक नहीं हैं। तो जागरूक नहीं होने के कारण कई बार जब जो लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर, वैसे एक आप पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, तो एक लाइटनिंग कंडक्टर होता है, एक तड़ित चालक होता है जो बिल्डिंगों के ऊपर लगा दिया जाता है। उससे वो बिजली अपने अंतर्गत ग्रहण कर देता है और ज़मीन में पहुंचा देता है, सबको सेफ रखता है। लेकिन जो ऐसी जगहों पे नहीं रहते हैं या कहीं घूम रहे होते हैं या कहीं काम कर रहे होते हैं, उनके साथ क्या होता है, पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं और पेड़ सबसे पहले बिजली ले लेते हैं, तो उनको नुकसान हो जाता है। तो भाई बिजली का जो आपदा है वो कई जगह लोगों को, आम व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जिनके पास टेक्नोलॉजी है उनके पास तो फ़ायदा होता है, लेकिन इस पर भी और तरीके के काम करने की ज़रूरत है। तो इसके समाधान की भी हम बात करेंगे कि भाई वर्तमान में क्या समाधान हो सकता है। तो भाई कैसी प्रक्रिया है ये आपको समझने आई होगी कि भाई बादलों के अंतर्गत आवेश का निर्माण और आवेशों की टकराहट जब बढ़ती जाती है तो इस तरह की घटना आपको देखने मिलती है। अब क्या समाधान है? तो भाई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को विकसित करना है। हमको ऐसा अलार्म सिस्टम बनाना चाहिए, मतलब इस पे इसरो भी काम कर रहा है, DRDO भी काम कर रहा है कि भाई इस तरह की तकनीक, IMD भी काम कर रहा है कई तरह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि भाई इस पर भी फंडिंग दी जाए, इस पर भी अनुसंधान किया जाए, इस पर भी विकास किया जाए। तो भाई भारत को नागरिकों को आंधी के आने, बिजली गिरने के प्रति सचेत करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में निवेश करना चाहिए। लोगों को एक तरीके से जागरूक करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि आप ऐसी जगह ना खड़े हों। अगर आपको कहीं पर भी आकाशीय बिजली होने की संभावना है, जैसे कभी भी आपको बारिश होती हुई नजर आएगी, थोड़े से आसमान में घने बादल जब नजर आएंगे, तो ऐसे समय आपको सचेत रहना है, खुली जगहों पे नहीं खड़े होना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पेड़ की छाए में खड़े हो गए तो उससे तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, कि भाई आपको इसमें निवेश करना चाहिए। मौसमी रडार के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, लाइटनिंग डिटेक्शन नेटवर्क बनाना चाहिए, स्मार्टफोन एप्लीकेशन में इस तरह की सचेत अलर्ट सिस्टम जारी कर देना चाहिए। जैसे अभी आप सभी लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लेकिन आपके स्मार्टफोन पर एक वेदर नाम का एक ऐप होता है, मौसम की जानकारी देता है। उस पर आपको पता चल जाए कि भाई इस क्षेत्र में कुछ समय में बिजली गिरने वाली है, तो आप क्या हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। तो इस तरीके के सरकार को निवेश करने चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें तो भाई आकाशीय बिजली से सुरक्षा हेतु उपाय भी हैं।
जिसमें ग्रामीण आबादी को तीव्र और आसान त्वरित सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में कि भाई ये बिजली से बचा कैसे जाए। इसलिए घरों पर त्वरित चालक स्थापित करना, लाइटनिंग कंडक्टर लगाना, त्वरित झंझा के दौरान घर के अंदर रहना और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेना आदि शामिल। पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा होना, खुले मैदान में जाकर खड़े नहीं होना, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा अनुसंधान भी करना इस पे ज़रूरी है, जिसको R&D कहा जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो भारत सरकार को आकाशीय बिजली लाइटनिंग को बेहतर ढंग से समझने और जोखिम को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी तरीके खोजने हेतु अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित मतलब फंडिंग देनी चाहिए, जिससे कई तरह की NGOs काम कर रही हैं तो उनको पैसा मिलेगा तो वो इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगी, उस तरीके से रिसर्च करेंगी, लोगों को जागरूक करेंगे। अब भाई कई तरह की जागरूकता तो फैल गई है। आप देखा जाए तो जैसे भारत सरकार ने और WHO ने मिलकर पल्स पोलियो अभियान चलाया था। अब इससे घरों में टीवी में ऐड आता था तो पल्स पोलियो अभियान का आता था, रेडियो पे अगर सुना जाए तो पल्स पोलियो के बारे में बात की जाती थी। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिसमें आप बोल रहे हैं कि भाई प्राकृतिक आपदाएं में अगर लोग 100 मर रहे हैं तो उसमें 40 बिजली से गिरने से मर जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में इतनी जागरूकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं है, उनको बस पता है कि भाई बिजली गिरेगी तब गिरेगी जब वैसा मौसम रहेगा, लेकिन कहाँ खड़े रहना है, किस तरीके से सचेत रहना है, इस तरह की जानकारी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अगर सरकार बनाएगी तो इससे हम जानों को बचा सकते हैं। साथ साथ जो राज्य सरकारों की मांग आ रही है कि भाई इसको आपदा बनाया जाए, तो जब सरकार के ऊपर थोड़ा सा लोड आएगा, मतलब अभी दूसरी आपदाओं की तरफ से भी आ रहा है, तो इसका एक पक्ष ये भी आप रख सकते हैं एग्जाम में कभी आंसर राइटिंग में, तो आप ये भी बोल सकते हैं अभी केंद्र सरकार के ऊपर इस तरीके की जिम्मेदारी नहीं है कि इन आपदाओं को उन्हें वित्त पोषित करना है, क्योंकि उन्होंने अभी अपनी लिस्ट के अंतर्गत इसको रखा ही नहीं है। तो कल की डेट में अगर ये शामिल हो जाता है तो उनके ऊपर रहेगा कि हम राज्यों को पैसा बाद में देने की, जब आपदा हो जाए उससे पहले ही हम कुछ ऐसे मेथड डिज़ाइन करें, कुछ ऐसी चीज़ें निर्मित करें जिससे हम इन आपदाओं को होने से पहले ही रोक सकें। तो ये सारे कदम हो सकते हैं, ये सारे समाधान हो सकते हैं, आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं। UPSC का एक 2013 का प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर दिया है कि भाई त्वरित झंडा, जिसको थंडर स्टॉर्म के दौरान आकाश में गर्जना, थंडर किसके द्वारा उत्पन्न होती है। UPSC ने लाइटनिंग से ही जुड़ा हुआ प्रश्न था, मैंने वही आपसे पूछा है। आकाश में कापासी मेघों का मिलना, आकाशीय विद्युत को वर्षा मेघों को अलग करती है, वायु और जल के कणों को उद्वेलित अर्धगामी गति करती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है कि इसमें केवल एक सही है, 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या उपयुक्त में से कोई भी गर्जना पैदा नहीं करता है। इसके बारे में आपको बताना है। इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन आपको, वैसे तो आप लोग बना ही लेंगे, सेशन अगर अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, तो इस पर प्रयास जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नहीं होगा तो हम PYQ में भी इस क्वेश्चन को जरूर ले लेंगे। इसके अलावा UPSC का जो फाउंडेशन बैच है आपको शाम 6 बजे से शुरू हो चुका है, 11 मार्च वाला बैच, और इसमें अंतिम जो डेट है वो आपकी क्या है, तो भाई 20 मार्च तक आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। बैच 2 के अंतर्गत आपको एक कोड यूज़ करना है जिसका नाम है मनीष लाइव। अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट डेट मैंने बता दी आपको 20 मार्च है, तो अंतिम तिथि 20 मार्च है। कोड आपको यूज़ करना है मनीष लाइव, और ये कोर्स मिलेगा आपको 18,999 का। कोई भी तरह की कोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम आती है या टॉपिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इस लेक्चर की PDF और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। होप आपको सारी चीज़ें समझने आ गई होंगी। और भी कोई तरह के डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे लिख दीजिएगा। धन्यवाद।